नमस्कार दोस्तों, आरएनयू एजुकेशन के नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल साम का एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी का जो दौर चल रहा है बहुत खतरनाक कंपटीशन वाला दौर चल रहा है। अगर तो अगर आप अपने आप को उस जमाने के साथ कदम से कदम मिला करके अपने एम को अचीव करना चाहते हो तो ये कठोर सत्य है, ये कटु सत्य है कि आपको उस दौर से कदम मिला के चलने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत की जरूरत है, कठोर मेहनत की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसके लिए आपको क्या काम करने होंगे, वो सब तय करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। जो एक अच्छा एजुकेटर जो अपना स्वार्थ ना देखते हुए आपके हित में सोच करके आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने का काम करता है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट होता है जो आपको अच्छा गाइड करता है और आपको अपने एम की तरफ लेकर ले जाता है। और ऐसा ही इंस्टीट्यूट आपके सामने है, हमारा आरएनयू एजुकेशन हब, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल आप और आपके हित के लिए, आपके सपनों के साकार करने के लिए आपके कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके आपका शागिर्द बन करके आपकी इस जर्नी में बिल्कुल 100% सत्यता के साथ, 100% ईमानदारी के साथ चलता है। और ये हमारा वादा है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं। आपको अपने कर्तव्य स्थल तक पहुंचा करके आपने जो अपना सपना देखा है अपने माता पिता के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए, उसको पूरा किए बिना हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा जी, आज का जो अपना टॉपिक है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की कड़ी जो चल रही थी, जो आपको अपने सिलेक्शन के नजदीक लेकर के जाएगी, आपके अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने में मदद करेगा, उसका आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लासेंटा। बेटा, प्लासेंटा से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं। चाहे तो वो क्लिनिकल वे में पूछ सकता है, चाहे तो वो डायरेक्ट वन लाइनर आपसे पूछ सकता है, जो कि हमारे ग्रुप पे बहुत सारी क्विज चलती हैं। बहुत सारे वन लाइनर की क्विज चलती है, बहुत सारे क्लिनिकल सिनेरियो की क्विज चलती है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग भी हमारे कोचिंग के ग्रुप बने हुए हैं और कॉमन ग्रुप भी बने हुए हैं। बहुत सारे स्टेट की एग्जाम्स आने आ रही हैं, लगातार आरआरबी की अभी गई है एग्जाम, ठीक है, आरआरबी की आएगी, बीएसआईसी की आएंगी, नोट सेट चल ही रहा का 6 मंथली को जो है। अभी मेंस का एग्जाम गया है, फिर प्री आएगा, फिर से वापस मेंस, फिर चलता रहेगा जब तक आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते, मुकाम तक नहीं पहुंचाते। आरएनयू आपके हर कदम पे साथ खड़ा है। तो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा बेटा जी वो रहेगा प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लासेंटा एक्चुअल में है क्या। तो देखो, प्लासेंटा जो वर्ड है वो अपने आप में एक ममता का वर्ड है, अपने आप को एक ममत्व से भर देता है कि ये वो वाला कनेक्शन है जिसके थ्रू जो मदर का और वो बेबी का जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट है हो जाता है। तो प्लासेंटा जो है ये क्या है? ये कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है। चाहे तो वो एनाटॉमिकल कनेक्शन मान लो, चाहे तो वो फिजियोलॉजिकल कनेक्शन मान लो, क्योंकि एनाटॉमिकली भी बेबी और जो मदर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है। और फिजियोलॉजिकली जो उनका जो फंक्शन है कि बेबी जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट निकालता है और बेबी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, बेबी को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो सारा इसी स्ट्रक्चर के थ्रू उसके पास जाता है और उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसी स्ट्रक्चर के थ्रू मदर के पास आता है। तो ये एक अपन सीधी भाषा में अगर बात करें तो बेटा जी एक कनेक्शन है किस किस के बीच में, बिटवीन मदर एंड बेबी, मदर एंड बेबी, बेबी और मदर के जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है, जो उनको अपने ममता के प्रति अपनी ममत्व का एहसास दिलाता है, उसको अपन बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा जो होता है ये मैटरनल और फीटस के बीच का क्या है, एक फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है जो उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये अगर बात करें एक वर्ड में अगर इसको लिखूं तो इसके अंदर क्या है, ये फीटो मैटरनल कंपोनेंट दोनों होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? फीटो मैटरनल कनेक्शन, अगर इसको अपन बोले तो कोई बुरी बात नहीं है। इसको अपन फीटो मैटरनल कनेक्शन भी बोल सकते हैं कि बेबी और मदर जो है जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिस स्ट्रक्चर से बेबी अपना
न्यूट्रिशन लेता है, एक्सक्रीट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है, वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं, प्लासेंटा के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, प्लासेंटा के थ्रू। अब प्लासेंटा के बारे में इतनी जानकारी होगी तो प्लासेंटा के बारे में आपको दो तीन चीज और पता होनी चाहिए कि इसकी क्या पूछ लेता है, शेप पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, शेप। तो शेप जो होती है इसकी कैसी होती है, डिस्क शेप। कैसी होती है, डिस्क शेप। इसलिए इसको अपन नाम दे देते हैं डिस्कोइड। क्या नाम दे देते हैं बेटा जी, डिस्कोइड। तो ये डिस्क शेप होता है इसलिए इसको अपन बोल देते हैं डिस्कोइड। इसके साथ साथ ही ये हीमोकोरियल, क्या होता है, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, हीमो मतलब ब्लड की बात कर रहा है यहाँ पर, कि क्या होता है, ये ब्लड रिच होता है। क्या होता है, ब्लड रिच मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, हीमोकोरियल। क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल। और एक और वर्ड इसके लिए आपको याद रखना है कि ये कैसा होता है, डेसिडुएट। कैसा होता है, डेसिडुएट। डेसिडुएट मतलब क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के टाइम में या डिलीवरी के जस्ट बाद में, बेबी के डिलीवरी के बाद में ये क्या हो जाता है, डिलीवरी के बाद में ये शेड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, शेड ऑफ। यानी कि सर्टेन, यानी कि कुछ कुछ प्राइमेट्स हैं जिनके अंदर ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें अपने ह्यूमन की, मेमेलिया की अगर अपन बात करें, तो वहां पर अगर अपन बात करें तो मेल्स के अंदर क्या होता है, फिर जो अपना मानव जाति है वहां पर क्या होता है, ये शेड ऑफ हो जाता है। और शेड होने की कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। शेड ऑफ, डेसिडुआ का ही मतलब होता है शेड ऑफ। तो ये तीन टर्म आपको प्लासेंटा के लिए याद रखनी है। कौन सी, कि डिस्क शेप होता है, डिस्कॉइड, ठीक है, हिमोकोरियल रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, और तीसरा डेसिडुएट मतलब क्या होता है, डिलीवरी के बाद में ये डेसिडुएट हो जाता है, मतलब शेड ऑफ हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो पहला तो अपन ने यही समझा है कि पहली जो है यहाँ पर क्या बताया था अपन ने, डिस्कॉइड। डिस्कॉइड मतलब यहाँ पर अपन ने बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। कैसी होती है, डिस्क शेप होता है। हिमोकोरियल होता है। हिमोकोरियल क्यों होता है, अभी अपन ने बता दिया हिमोकोरियल क्यों होता है, रिच इन ब्लड सप्लाई। क्या बताया था अपन ने कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, हाई होती है। तो इसको अपन बता दिया रिच इन ब्लड सप्लाई। और डेसिडुएट, डेसिडुएट क्या होता है कि ये क्या हो जाता है, शेड ऑफ। क्या हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है डिलीवरी के बाद में। इसीलिए अपन बताते हैं कि ये क्या है, डिस्कोइड, हिमोकोरियल, और साथ साथ में क्या है, डेसिडुएट। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो प्लासेंटा है उसकी क्या है, कि इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है। प्लासेंटा जो है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो बेटा जी सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो क्या होता है, कोटिलिडन। क्या होती है, कोटिलिडन जो है इसकी फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, प्लासेंटा की। तो ये कोटिलिडन। अब कोटिलिडन क्या है, देखो ये है अपना फीटल साइड ऑफ प्लासेंटा। कौन सा, फीटल साइड। और ये कौन सा है, मैटरनल साइड। कौन सा है, मैटरनल साइड। अब देखो फीटल साइड और मैटरनल साइड, मैटरनल साइड के अंदर आप जब देखोगे, मैटरनल साइड के अंदर जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्लेफ्ट दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे, ये क्लेफ्ट दिखेंगे। और ये क्लेफ्ट जो है, ये मैटरनल साइड वाली प्लासेंटा को देखो किसके अंदर डिवाइड कर दिया, लोब्यूल्स के अंदर। किसके अंदर डिवाइड कर दिया, लोब्यूल्स के अंदर। और इन लोब्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, कोटिलिडन्स बोलते हैं। इन्हीं लोब्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, कोटिलिडन बोलते हैं। प्लासेंटा जो है उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है कोटिलिडन। और कोटिलिडन कैसे बनते हैं, जो मैटरनल साइड ऑफ प्लासेंटा होती है उसमें बहुत सारी क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्लेफ्ट क्या करती है, मैटरनल साइड ऑफ प्लासेंटा को छोटे छोटे लोब्स के अंदर डिवाइड कर देती है। उन्हीं लोब्स को अपन क्या नाम दे देते हैं, कोटिलिडन नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, कोटिलिडन। पहली स्लाइड भेजे में गई, जानी चाहिए, बिल्कुल लॉजिक वाइज चलेंगे, कंसेप्ट बनाते चलेंगे, रटना मना है। ठीक है। अगली अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं कुछ प्लासेंटा के कुछ बेसिक बेसिक वन लाइनर की, तो आपसे पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले टाइम में भी वन लाइनर के तौर पर पूछे जाएंगे। तो पहला है, प्लासेंटा फॉर्मेशन बिगिंस में। ये पूछ रहा है कि जब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। तो अब पूछ रहा है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है कब स्टार्ट हो जाता है, कब स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, कि कब स्टार्ट हो जाता है प्लासेंटा, 6 वीक। कौन से वीक से, 6 वीक से क्या हो जाता है यहाँ पर, प्लासेंटा स्टार्ट हो जाता है। 6वें वीक से प्लासेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। वेट ऑफ प्लासेंटा एक टर्म, टर्म पे पूछा है। वेट ऑफ प्लासेंटा एक टर्म कितना हो जाता है, आधा किलो। बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, 500 ग्राम। आधा किलो का क्या हो जाता है, प्लासेंटा होता है। 500 ग्राम का प्लासेंटा हो जाता है एट टर्म। जब कंप्लीट पीरियड ऑफ जेस्टेशन हो जाता है तब प्लासेंटा का वेट कितना हो जाता है,
500 ग्राम। अब देखो द रेशियो वेट ऑफ प्लासेंटा, पहले पूछा प्लासेंटा, उसके बाद वेट ऑफ क्या पूछा है, बेबी। अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें कि बेबी जो होता है उसको अपन कैटेगराइज करते हैं वेट के हिसाब, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, लो बर्थ वेट, ठीक है, वेरी लो बर्थ, एक्सट्रीमली, करते हैं कि नहीं करते। तो नॉर्मल जो बेबी का वेट होता है वो अपन क्या मान के चलते हैं, 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम, ये एक नॉर्मल रेंज अपन मान के चलते हैं कि अगर इतना बच्चा है तो उसको अपन बोलेंगे कि इसका वेट क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर प्लासेंटा का टर्म पे वेट कितना है, 500 ग्राम, कितना है, 500 ग्राम। तो वहां पर देखो 500 ग्राम मतलब हाफ के जी, 500 ग्राम मतलब हाफ के जी है। यहाँ पर क्या पूछा है, रेशियो पूछा है किसका, वेट ऑफ प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा का वेट अपन ने ले लिया ऊपर, और उसके नीचे क्या लिखना है अपन को, वेट ऑफ बेबी। कभी कभी ये गलती क्या होती है मैं बताता हूँ, पहले अपन इसका रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर अपन मान के चलते हैं 3, कितना, 3। तो देखो इसके नीचे का नीचे कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6, क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये प्लासेंटा और ये क्या हो गया, बेबी वेट, ये क्या हो गया, बेबी वेट। तो यहाँ पर जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:6, क्या आएगा, 1:6। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपने पढ़ा है रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्लासेंटा एंड वेट ऑफ बेबी, आपने पढ़ा है, ठीक है, वेट ऑफ प्लासेंटा वेट ऑफ बेबी, इसका रेशियो 1:6 होता है, ठीक है, ये रट के गए आप, वेट ऑफ प्लासेंटा वेट ऑफ बेबी, वेट ऑफ प्लासेंटा वेट ऑफ बेबी 1:6 रेशियो, ये रट के गए। और एग्जामिनर ने वहां क्वेश्चन उल्टा कर दिया, वहां पर वेट ऑफ प्लासेंटा को पहले ना देते हुए क्या दे दिया, वेट ऑफ बेबी दे दिया, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ बेबी और वेट ऑफ प्लासेंटा, और वहां पर पहला ही ऑप्शन आपको 1:6 दे देगा। आपने तो रटा रटाया था, वेट ऑफ प्लासेंटा और वेट ऑफ बेबी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:6 होता है, लेकिन उसने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो यहाँ पर जो आंसर अब चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, 6:1। तो बेटा यही स्लिम मिस्टेक होती है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और उसके बाद आपको अपने मगज से क्या करना है, आंसर करना है। तो क्या पहले वो प्लासेंटा का बोल रहा है कि बेबी का बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द पीरियड ऑफ gestation, the period of gestation at which weight of placenta and weight of baby are equal, ठीक है। तो वो कंप्लीट फुल एएनसी के अंदर वो कौन सा वाला पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, वो कौन से वाला वीक है, जब बेबी का और प्लासेंटा का वेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जितना प्लासेंटा का वेट उतना ही बेबी का वेट हो जाता है। वो कौन से वाली पीरियड ऑफ जेस्टेशन की वीक है, तो आपको याद रखना है, वो है बेटा जी 17 वीक। कौन सा, 17वां वीक। तो 17 वीक का जो एएनसी होती है, 17 वीक की जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है, जो ड्यूरेशन होती है, जेस्टेशनल फेज जो होती है 17 वीक की, 17 वीक पे बेबी और प्लासेंटा का वेट इक्वल रहता है। ये वन लाइनर्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीटा बक्स मेम्ब्रेन, कौन सी, नीटा बक्स मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें नीटा बक्स मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो जाइगोट बना, जाइगोट ट्रेवल करके गया यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर उसका क्या होना है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन यूट्रस की कौन सी लेयर में होता है बेटा, एंडोमेट्रियम, कौन से होता है, एंडोमेट्रियम में। अब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन कैसे होता है उसकी अपन बात करेंगे अभी आगे वाले में, लेकिन एक छोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो आपकी ये जो है मायोमेट्रियम है, ये जो है एंडोमेट्रियम है, और ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, फिटस आ गया, ये क्या आ गया आपका, जाइगोट आ गया, एम्ब्रियो आ गया चिपकने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक, यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर होती है फाइब्रिनोइड लेयर, कौन सी होती है, फाइब्रिनोइड लेयर, ये जो होती है, ये कौन सी लेयर होती है, फाइब्रिनोइड लेयर, कौन सी होती है बेटा, फाइब्रिनोइड लेयर होती है। ये किस किस के बीच में होती है, देखो एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन होता है, उसके जस्ट बाद यूट्रस की कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडिल वाली, और सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मायोमेट्रियम, ये कौन, ये क्या है, ये मायोमेट्रियम है, ये अंदर वाली कौन सी है, एंडोमेट्रियम, जहां पर एम्ब्रियो जाके चिपकेगा। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में एक फाइब्रिनोइड लेयर होती है, फाइब्रिनस लेयर होती है। वो क्या करती है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो एम्ब्रियो की कवरिंग होती है, उसको एंडोमेट्रियम की डेसिडुअल लेयर छोड़ करके मायोमेट्रियम में जाने से रोकता है। देखो अगर यहाँ तक अगर आता है, यहाँ तक अगर आता है कौन, ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पर आकर के चिपकता है, चलो यहाँ तक ठीक है। इससे आगे जाने, इससे आगे जाता है, आगे जाकर के अगर वो मायोमेट्री में चला गया तो मोरबेड एडहेरेंट प्लासेंटा बन जाता है, प्लासेंटा
करेटा, इनकरेटा, परकरेटा नाम सुना होगा, फिर से इसकी एक अलग से क्लास आएगी कि मोर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा क्या होते हैं। कि जब प्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, जब इम्प्लांटेशन के टाइम में प्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन एंडोमेट्रियम को छोड़ करके मायोमेट्रियम में एंटर कर जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जब प्लासेंटा सेपरेट होता है, उस टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, मसल्स को डैमेज हो सकता है, और मसल्स ही जो होती है वो डिलीवरी के बाद में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अगर वो मसल डैमेज हो गई, अगर वो मसल प्लासेंटा के साथ बाहर आ गई, अगर मोर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा एंडोमेट्रियम को क्रॉस किया, मायोमेट्रियम में जाकर के चिपक गया, तो जब प्लासेंटा सेपरेट होगा तो मायोमेट्रियम के मसल्स को भी डैमेज करेगा। तो अब उन मसल्स में वो वाली स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो नॉर्मल प्लासेंटा अटैचमेंट में होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुकती है, जिसकी वजह से पीपीएच नहीं होता है, वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मसल डैमेज हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होगा नहीं, पीपीएच होने के चांसेस है, वहां पर डेथ हो सकती है। इसीलिए उनको बोलते हैं कि मोर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा। तो मोर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा यानी कि ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन को मायोमेट्रियम में जाने से रोकने के लिए वहां पर क्या होती है, एक फाइब्रिनोइड लेयर होती है। वहां पर क्या होती है, एक फाइब्रिनोइड लेयर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निटाबक्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, निटाबक्स मेम्ब्रेन। जाहिर है समझ में आया होगा कि निटाबक्स मेम्ब्रेन क्या होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि निटाबक्स मेम्ब्रेन क्या होती है। ये फाइब्रिनोइड लेयर होती है। क्या होती है, फाइब्रिनोइड लेयर, जो क्या करती है, प्रिवेंट्स ट्रोफोब्लास्टिक, क्या करती है, प्रिवेंट्स ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन डीप टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से डीप ट्रोफोब्लास्ट के इन्वेजन को रोकती है, मतलब मायोमेट्रियम में जाने से रोकती है। अगर मायोमेट्रियम में चला जाता है, अगर ये वाली लेयर नहीं होगी, तो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेड करते करते मायोमेट्रियम में चला जाएगा, प्लासेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा और परकरेटा, मोर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा वहां पर बन जाएगा, जो कि वहां पर वो एक जीवन समाप्त कर देने वाला फिनोमेना बन जाएगा। ठीक है, तो नेटाबक्स मेम्ब्रेन समझ में आ गया क्या होता है। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के बीच में एक फाइब्रिनोइड लेयर होती है जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन को एंडोमेट्रियम छोड़ करके मायोमेट्रियम में जाने से रोकता है। क्लियर है। ठीक है, अब देखो फिटल फाइब्रोनेक्टिन, यहाँ पर क्या आ गया, ये फिटल फाइब्रोनेक्टिन। तो फिटल फाइब्रोनेक्टिन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रोफोब्लास्टिक ग्लू। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक ग्लू। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है ट्रोफोब्लास्ट को इम्प्लांटेशन में। ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम चिपकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जाकर के वो चिपक गया दोनों के दोनों। ठीक है, उसको चिपकाने के लिए क्या होता है, वहां पर फिटल फाइब्रोनेक्टिन होता है, फिटल साइड से छोड़ा हुआ एक फाइब्रोनेक्टिन होता है, एक ग्लू होता है, जिसको अपन ट्रोफोब्लास्टिक ग्लू कहते हैं, जिसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट जाकर के चिपकता है। तो ट्रोफोब्लास्ट को एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट कराने के लिए, चिपकाने के लिए फिटल फाइब्रोनेक्टिन होता है, जिसको अपन ट्रोफोब्लास्टिक ग्लू भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैक्रोफेज इन प्लासेंटा आर कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन के अंदर मैक्रोफेज का नाम अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, हाउ बाउर सेल। कौन सी है, हाउ बाउर सेल। डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्लासेंटा के अंदर जो मैक्रोफेज करने का काम सेल करती है वो कौन सी होती है, वो होती है हाउ बाउर सेल। कौन सी होती है, हाउ बाउर, जैसे लीवर में कोफर सेल होती है। ठीक है, ये अपन बात करते हैं मिजेंजियम होता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। तो प्लासेंटा लोकलाइजेशन स्कैन ये भी पूछा जाता है। देखो प्लासेंटा जो होता है वो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है, ये अपन को पता करना होता है। ये अपन को एग्जैक्ट प्लासेंटा का लोकलाइजेशन अगर पता करना हो तो कब करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में। कब करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में वो वेरिएबल है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका लोकलाइजेशन अपन पता नहीं कर पाते, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है। तो एग्जैक्ट प्लासेंटा की पोजीशन पता करने के लिए अपन को थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या करना पड़ता है, उसका स्कैन करवाना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो लाइनर आपको समझ में आया। पहला, प्लासेंटा फॉर्मेशन 6 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। प्लासेंटा का टर्म पे वेट 500 ग्राम होता है। इसका वेट प्लासेंटा का और बेबी के वेट का रेशियो 1:6 होता है। उसके बाद वो कौन से पीओजी है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, जहाँ पर फीटस का और प्लासेंटा का वेट इक्वल हो जाता है। तो 17 वीक याद रखना है। मेटाबॉक्स मेम्ब्रेन बता दिया। मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में फाइब्रोइड लेयर होती है जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन को एंडोमेट्रियम के बियॉन्ड जाने से रोकती है, ताकि मोरबेट एडेनिक प्लासेंटा का फॉर्मेशन ना हो। फिटल फाइब्रोनेक्टिन ट्रोफोब्लास्टिक ग्लू होता है जो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम के बीच में ग्लू चिपकाने का इम्प्लांटेशन का काम करता है। मैक्रोफेज प्लासेंटा में जो होती है उसको अबोव सेल बोलते हैं। और वो कौन सी वाली अवधि है, ड्यूरेशन है, जब अपन प्लासेंटा लोकलाइजेशन स्कैन करके उसका पता लगा सकते हैं, वो है थर्ड ट्राइमेस्टर। बेटा जी वन लाइनर है, हर एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा प्लासेंटा की हर एक लाइन। आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पर प्लासेंटा का डेवलपमेंट, वो तो प्लासेंटा का अपन ने मोटा मोटी पूरा बेसिक पता कर लिया कि प्लासेंटा क्या है, कैसे शेप है, क्यों है, डेसिडुएट क्यों बोलते हैं, उसके बाद उसका वेट कितना है, वो कब स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें अपन ने एक एक लाइन में देख ली। अब अपन को पता करना है कि प्लासेंटा जो होता है उसका डेवलपमेंट होता कैसे, एक्चुअली वो बनता कैसे है, कौन कौन से पार्ट उसमें फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि प्लासेंटा एक फीटो मैटरनल ऑर्गन है। क्या है? फीटो मैटरनल ऑर्गन है, मतलब उसका पार्ट फीटस का से भी जाएगा, उससे पार्ट कुछ मैटरनल साइड से भी आएगा। तो फीटस एज वेल एज मैटर, दोनों साइड से उसके कुछ कुछ पोर्शन आएंगे और वो दोनों मिलकर के प्लासेंटा का डेवलपमेंट करते हैं। तो देखो कितने सोर्स हो गए यहाँ पर। अभी अपन ने बता दिया कि इसके दो सोर्स हो गए, दो सोर्स हो गए। दो सोर्स कौन कौन से? कि ये फीटस से भी आएगा, कहाँ से भी आएगा, फीटस से भी, और कहाँ से भी आएगा, मैटरनल साइड से भी, मतलब मदर साइड से भी आएगा। तो दो इसके सोर्स होते हैं, मैटरनल एज वेल एज फीटस। ठीक है, तो देखो प्लासेंटा फॉर्मेट फीटो मैटरनल ऑर्गन, ये मैंने पहले ही बता दिया कि प्लासेंटा जो है फीटो मैटरनल ऑर्गन है, फीटस का भी पार्ट होता है, मदर का भी पार्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो किसका होता है बेटा जी? फीटस का। किसका होता है? फीटस का। जो उसका 4/5 पोर्शन होता है वो कौन किसका होता है? फीटल साइड का। और 1/5 बचा हुआ जो होता है वो किसका होता है? मैटरनल साइड का होता है। तो यहाँ पर कोरियम फ्रंडोसम, ये जो इसका पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कोरियोनम, कोरियोनिक फ्रंडोसम। और इसको बोलते हैं अपन डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बता दिया मैंने कि कोरियन फ्रंडोसम जो होता है फीटल कंपोनेंट होता है, तो लगभग कितना पोर्शन बनाता है प्लासेंटा का? 4/5 पोर्शन। इसी के बेस में डेसिडुआ बेसिलिस मदर साइड वाला है, और ये मैटरनल कंपोनेंट कितना बनाता है? 1/5। तो फिटोमेटरनल ऑर्गन में फीटस साइड का 4/5 पार्ट बनाता है कोरियन फ्रंडोसम, जो मैक्सिमम पार्ट प्लासेंटा का फीटस साइड से आता है। और 1/5 पार्ट ऑफ प्लासेंटा जो होता है वो बनाता है मैटरनल साइड का डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर है? चलिए आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अपन एक मोटा मोटी बात करें किसकी? डेवलपमेंट की। किसकी बात करें? डेवलपमेंट की। तो देखो डेवलपमेंट जो होता है प्लासेंटा का वो यहाँ पर कैसे होता है? अगर अपन बात करें विलाई के फॉर्म में, तो प्राइमरी विलाई बनता है, उसके बाद सेकेंडरी विलाई बनता है, उसके बाद क्या बनता है? टर्सरी विलाई बनता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ये प्राइमरी विलाई कैसे बनता है, टर्सरी विलाई कैसे बनता है, और सेकेंडरी विलाई कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो ये अपनी साइड हो गई फीटल साइड, और ये कौन सी हो गई अपनी? मैटरनल साइड, ब्रिक रेड कलर की। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्लेफ्ट साइड दिख रही है आपको, जिसको अपन ने नाम दिया था कोटिलिडन। क्या नाम दिया था? कोटिलिडन। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब अपन को पता करना है क्या? डेवलपमेंट। क्या पता करना है? डेवलपमेंट, कि कैसे प्लासेंटा का मैटरनल साइड डेवलप होता है, कैसे प्लासेंटा का फीटल साइड डेवलप होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाली स्लाइड के अंदर एक छोटा मोटी आपको दिया गया है रिव्यू, ओवरव्यू, कैसे आपको करना है। देखो अपन बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना वहां पर? जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हुआ, क्लीवेज स्टार्ट होकर के क्या बना? मोरुला। मोरुला से क्या बना? ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस से क्या बन गया? ये अपना गेस्टुला वेस्टुला सब बन गया। और यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये है बेटा जी इनर सेल। क्या है? इनर सेल मास। ये एक्चुअल में आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और इतना भेजे में गया क्या? जैसे ये अपन ने बता दिया, ये हो गया उसका ट्रोपोब्लास्ट, बाहर की लेयर। ठीक है, और ये हो गया अपने इनर सेल मास। ये क्या हो गया? इनर सेल मास। तो ये तो हो गया इनर सेल मास। क्या हो गया? इनर सेल मास। और ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या हो गया? ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा कौन सा होता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। कौन सा होता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। जो हार्मोन हम पढ़ेंगे, एक और अलग से क्लास लेंगे प्लासेंटा के हार्मोन की। तो जो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं वो हार्मोन सिंथेसिस कौन सा ट्रोफोब्लास्ट करता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। कौन सा करता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जबकि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो किसके काम आता है? वो किसके काम आता है? इन्वेजन के। किसके काम आता है? इन्वेजन के। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट है, जिसको अपन ने दो में डिवाइड कर दिया, साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गया, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट हो गया। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट का मेन काम होता है हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। एम्ब्रियो बनाता है कौन? इनर सेल मास। इनर सेल मास आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा जी?
रियल जो एम्ब्रियो बनता है वो किससे बनता है? इनर सेल मास से बनता है। किससे बनता है? इनर सेल मास। अब देखो यहाँ पर कि ये वाली जो चीजें हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है क्या? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या दिख रहा है? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर, ये जो दिख रहा है ये किसका दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको सिंसियोट्रोफोब्लास्ट का। किसका दिख रहा है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट का। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर क्या दिख रहा है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट का। देखो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के बीच बीच में ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये खाली खाली, ये खाली खाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ये है बेटा जी लेक्यूने। क्या है? ये है लेक्यूने। और ये लेक्यूने जो होंगे वहां पर कौन आती है? स्पाइरल आर्टरीज। कौन आती है? स्पाइरल आर्टरीज, जो मदर साइड से ब्लड लेकर के आती है। मदर साइड से ब्लड लेकर के आती है वो आर्टरीज होती है स्पाइरल आर्टरी। और वो स्पाइरल आर्टरी आकर के ब्लड कहाँ डालती है? इन लेक्यूने के अंदर। देखो यहाँ पर खाली थे और यहाँ पर क्या हो गया? ये भर गए ना। ये देखो यहाँ पर ये ब्लड फिल्ड दिखा है। ये सारे के सारे लेक्यूने क्या है? ये लेक्यूने ब्लड फिल्ड लेक्यूने। कौन सा ब्लड? मैटरनल ब्लड आया है। कौन सा आया है? मैटरनल ब्लड फिल्ड लेक्यूने। मैटरनल ब्लड फिल्ड लेक्यूने हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब मदर का ब्लड तो आ गया। अब भाई मदर का ब्लड तो आ गया। अब मदर के ब्लड के साथ कौन अटैच होना चाहिए? कौन आना चाहिए उसके पास में? फीटल ब्लड। तभी तो गैसियस न्यूट्रिशन एक्सचेंज होगा, एक्सक्रीटा का एक्सचेंज होगा, पास में आएगा तभी तो। अब वहां पर क्या होता है? ये तो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट का काम हो गया। इस सिंचियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड करता है, डीप इन्वेड करता है किसके अंदर? साइटोट्रोफोब्लास्ट में। किसमें करता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट में। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट में जाकर के ये क्या बनाता है? विलस बनाता है। क्या बनाता है? विलस बनाता है। ठीक है, अब इन विलस के अंदर, इन विलस के अंदर क्या होती है? फीटल ब्लड वेसल्स बनती है। क्या बनती है? फीटल ब्लड वेसल्स बनती है। और ये विलस के अंदर अपना ब्लड होती है। तो विलस और किसके अंदर? ये लेक्यूने के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या होता है? अपना ब्लड का गैसियस न्यूट्रिशन एक्सक्रीटा का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। समझ में आया क्या? एक और स्लाइड से अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपका ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी विलाई। इससे पहले आप एक फ्रेश स्लाइड पे अपन चीज समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर साइटोट्रोफोब्लास्ट आता है, कैसे उसमें इन्वेड करता है, कैसे वहां पर विलस प्रोजेक्शन बनते हैं, कैसे वहां पर विलस बनता है, और इंटरविलस स्पेस और विलस के बीच में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये मैंने बना दी एंडोमेट्रियम। ये क्या बना दी मैंने? एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के बाहर ये देखो कि ये क्या है अपना? ये ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये बन गया अपना इनर सेल। ये क्या बन गया? इनर सेल मास। और साथ में अब देखो ये जो पोर्शन है पूरा, ये इनर सेल मास हो गया। ये तो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। ये हो गया अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये कौन सा हो गया? साइटोट्रोफोब्लास्ट। कौन से कलर का हो गया? ब्लैक कलर की। कौन से कलर का बता दिया अपन? एक आइडेंटिफिकेशन बताइए मैंने। ब्लैक कलर का हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये पूरा जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के ये नीचे यहाँ पर आ गई अपनी मायोमेट्रियम। ये क्या आ गई? मायोमेट्रियम। ये पूरी क्या है? एंडोमेट्रियम। इसके बीच में कहीं यहाँ पर निटाबक्स मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसके बीच में यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कुछ निटाबक्स मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो ये निटाबक्स मेम्ब्रेन हो गई। ये कौन सी हो गई? जो अपन पढ़ के आए पीछे, निटाबक्स मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? मोर्बिड एडल्ट प्लासेंटा बनने से रोकती है कि यहाँ से आगे साइटोट्रोफोब्लास्ट ना जाए, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट ना जाए, उसको रोकती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये पूरा बन गया अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या बन गया अपना? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये इन्वेड कर गया। ये इन्वेड कर गया और इसके साथ ही जैसे ये इन्वेड करेगा, इन्वेड करने के साथ ही यहाँ पर क्या बन जाएंगे? ये लेक्यूने। ये क्या बन जाएंगे? लेक्यूने। ये क्या बन गए? लेक्यूने। ठीक है, अब इन लेक्यूने के अंदर क्या हो जाएगा? इन लेक्यूने के अंदर आ जाएगा अपना मैटरनल ब्लड। इनके अंदर क्या भर गया? मैटरनल ब्लड।
ठीक है, तो ये बन गए क्या, लेक्विन। और लेक्विन के अंदर ये क्या भर गया, मैटरनल ब्लड। ये क्या भर गया, मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो ये तो हो गया मैटरनल साइड। अब क्या होगा कि ये जो ब्लैक वाला, अब अब क्या होगा कि ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर इन्वेड करेगा। इसके अंदर क्या करेगा, ये इन्वेड करेगा। ठीक है, इन्वेड करेगा तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, ब्लड वेसल्स। क्या बन जाएंगी, ब्लड वेसल्स। तो देखो इधर लेक्यूने में मैटरनल ब्लड है और इधर ब्लड वेसल्स में क्या है, फेटल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड और फेटल ब्लड के बीच में क्या होना है, एक्सचेंज होना है। क्या होना है, एक्सचेंज होना है। तो जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्लड बनेंगे, वो यहीं से बनेंगे, वो यहीं से आपको समझ में आएगा। कहाँ से आएगा, यहीं से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि लेकुने कैसे बनता है, ये विलस कैसे बनता है, इसमें ब्लड वेसल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये तीन फेज में अपन पढ़ेंगे। पहला कौन सा बनेगा, प्राइमरी विलाई। कौन सा बनेगा, प्राइमरी विलाई। फिर बनेगा अपना सेकेंडरी विलाई, ये डेवलपमेंट की बात चल रही है बेटा, सेकेंडरी विलाई। और फिर कौन सा बनेगा, टर्सरी विलाई। फिर कौन सा बनेगा, टर्सरी विलाई। एक एक करके अपन तीनों को देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो आ जाओ यहाँ पर। ये है प्राइमरी विलाई, ये है सेकेंडरी और टर्सरी विलाई। तो कैसे आपको पता है कि देखो ये है एंडोमेट्रियम, मान लो ये क्या है, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर है ये पूरा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। क्या है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। अब एंडोमेट्रियम से ये चिपका है अपना, एंडोमेट्रियम से ये क्या चिपका है अपना, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो देखो केवल ये पूरा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है। ये कौन सा है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। अब अगर इस सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में अकेला साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर अगर अकेला साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड करता है, देखो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में चला गया पहले सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। अब इस सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में इन्वेड कर रहा है कौन, अकेला साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी। कौन सा विलाई, प्राइमरी विलाई। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलोगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे चला, ये अब ये देखो साइटोट्रोफोब्लास्ट आ गया इन्वेड करके अंदर। ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेसोडर्मल। क्या आ जाएगी, मेसोडर्मल कोर। ये क्या आ गई इसके अंदर, मेसोडर्मल कोर। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट तो गया ही गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट तो गया ही गया। ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये कौन सा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में साइटोट्रोफोब्लास्ट गया, लेकिन उसके बीच में और क्या चला गया साथ साथ, मेसोडर्म। क्या चलेगी, मेसोडर्मल कोर। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, सेकेंडरी विलाई। कौन सा हो गया, सेकेंडरी विलाई। अब अब यहाँ पर अगर, अब यहाँ पर अगर ये ट्रोफोब्लास्ट का कौन सा, साइटोट्रोफोब्लास्ट गया किसके अंदर, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट में। इसके बाद गया क्या, इसके बाद चली गई अपनी मेसोडर्मल कोर। कौन चली गई, मेसोडर्मल कोर। और इस मेसोडर्मल कोर के अंदर अब और क्या बन गया, इसके अंदर अपना बन गया और ब्लड वेसल्स। क्या बन गई, ब्लड वेसल्स। तो ये हो जाएगा बेटा जी टर्सरी विलाई। क्या हो जाएगा, टर्सरी विलाई। समझ में आया क्या कैसे डेवलपमेंट होता है प्लासेंटा का। प्राइमरी विलाई केवल साइटोट्रोफोब्लास्ट अकेला इन्वेड करता है सिंचियोट्रोफोब्लास्ट में। उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ मेसोडर्मल कोर भी अंदर चली जाती है, सेकेंडरी विलाई। मेसोडर्मल कोर के अंदर अगर ब्लड वेसल्स और बन जाए, टर्सरी विलाई। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें किसके अंदर, प्राइमरी विलाई की, इसकी बात करें प्राइमरी विलाई की, तो प्राइमरी विलाई के अंदर अकेले अपन लिख सकते हैं क्या, कि साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड इनटू सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। केवल सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, मतलब ये हो गया, ये अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट आ गया केवल अकेला। ठीक है, सेकेंडरी विलाई की अगर अपन बात करें, सेकेंडरी विलाई के अंदर तो क्या क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस मेसोडर्मल कोर,
ये दोनों इन्वेड कर जाए किसके अंदर, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। टर्सरी विलाई की अगर अपन बात करें तो क्या क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म, और साथ में वहां पर क्या आ जाए, ब्लड वेसल्स, क्या बन जाए, ब्लड वेसल्स ऑफ फीटस, फीटल ब्लड वेसल्स होता है, तो उसको बोलेंगे अपन टर्सरी विलाई। उसको क्या नाम दे देंगे, टर्सरी विलाई। तो देखो अब ये डीप इन्वर्ट हो गया, अब इसका अपन सी कर दिया, इसको कट कर दिया, सी सेक्शन ले लिया अपन ने। और सेक्शन अगर करेंगे अपन तो देखो ये था सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, इसमें गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में मेसोडर्म गई, और मेसोडर्म के अंदर क्या बन गई, ब्लड वेसल्स। अब इसका अगर अपन ने क्या लिया, क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन लिया तो देखो बाहर की तरफ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, क्या दिख रहा है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर ये जो वाला पोर्शन है ये क्या दिख रहा है आपको, साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्या दिख रहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये हो गया प्राइमरी। अब देखो बाहर वही आपका सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर वही साइटोट्रोफोब्लास्ट, लेकिन ये बीच में ये देख, ये क्या आ गई, ये आ गई मेसोडर्म, ये क्या आ गई, मेसोडर्म। तो अकेले मेसोडर्म और साइटोट्रोफोब्लास्ट तो कौन सा हो गया, सेकेंडरी विलाई। अगले में देखो ये हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, सॉरी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, इसके बाद ये साइटो, उसके बाद ये मेसोडर्म, और ये देखो बीच में ये क्या बन गई बेटा, ये ब्लड वेसल्स, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी विलाई। तो मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है कि फीटल प्लासेंटा डेवलपमेंट के अंदर, प्लासेंटल डेवलपमेंट के अंदर दोनों पोर्शन होते हैं, प्राइमरी विलाई बनता है, सेकेंडरी विलाई बनता है, टर्सरी विलाई बनता है। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इन्वेड करता है। अगर सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर अकेला साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड करता है, जो कि 15वें दिन या 13वें दिन स्टार्ट हो जाता है, 13 से 15 दिन में, 13 से 15 दिन में सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड कर जाता है, मतलब प्राइमरी विलाई बन जाएगा। प्राइमरी विलाई सेकेंडरी में कब कन्वर्ट होगा, जब ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ मेसोडर्मल कोर भी अगर इन्वेड कर जाती है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में, तो बन जाएगा सेकेंडरी। और उसी मेसोडर्मल कोर के अंदर अगर फीटल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां पर क्या बन जाएगा, टर्सरी विलाई, क्या बन जाएगा, टर्सरी विलाई। तो ये विषय में गया सब कुछ, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगली अपन बात करते हैं, देखो ये है प्राइमरी। अगर प्राइमरी विलाई की अगर आपको बात करें तो प्राइमरी विलाई में क्या क्या आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ट्रोफोब्लास्ट, कौन सा, साइटो, कौन सा, साइटोट्रोफोब्लास्ट इन सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, इन सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ये पता हो गया। सेकेंडरी की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, अरे पढ़ा ना, डायग्राम देखा ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस कौन, मेसोडर्म, ये दोनों चले जाएंगे किसके अंदर, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। और टर्सरी की अगर अपन बात करें तो साइटो प्लस मेसोडर्मल कोर प्लस, और क्या बन जाएगा वहां पर, फीटल ब्लड वेसल्स, किसके अंदर, वही सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में। तो अपने पास क्या बन जाएगा, टर्सरी विलाई। और ये कौन से दिन बनती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कौन से दिन, 13वें दिन प्राइमरी बन जाती है, 16वें दिन बन जाती है सेकेंडरी, और 17th डे कौन बन जाता है, टर्सरी। तो प्राइमरी विलाई 13वें दिन, सेकेंडरी विलाई 16th डे, और 17th डे का बन जाता अपना टर्सरी विलाई बन जाता है। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। अब चलो, अब अपन बात करते हैं किसकी, प्लासेंटल बैरियर की, किसकी बात करते हैं, प्लासेंटल बैरियर की। प्लासेंटल बैरियर की जब अपन ने बात करी तो अपन ने ये बताया एंडोमेट्रियम, यहाँ पर बने थे बेटा लेकुने, क्या बने थे, लेकुने। और यहाँ पर थे अपने क्या, विलस, यहाँ पर क्या थे, विलस। विलस के अंदर क्या था, बाहर की तरफ था अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये बाहर की तरफ क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि अंदर की तरफ क्या है, मेसोडर्म। और उसके अंदर क्या बनी थी, ब्लड वेसल्स, अंदर क्या बनी थी, ब्लड वेसल्स। और ये क्या है, लेक्यूने, ये क्या है, लेक्यूने, जिसके अंदर क्या है, मैटरनल ब्लड, क्या है, मैटरनल ब्लड। ठीक है, अब ये बीच में क्या है, ये पूरा ये पूरा पोर्शन ये है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ये क्या है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, क्या है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। और ये लेक्यूने है। तो लेक्यूने से अगर इधर अपन जाते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ, तो देखो क्या क्या आता है, लेक्यूने के जस्ट बाद आ गया अपना सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, आ गया कि नहीं आ गया, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के बाद आ गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद आ गया मेसोडर्म, मेसोडर्म के बाद क्या आ गई, ब्लड वेसल्स। मतलब यहाँ पर मैटरनल ब्लड है,
इसके अंदर फीटल ब्लड है, इन दोनों के बीच के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आ रही है, इन दोनों के ब्लड को मिक्सिंग होने के लिए जो भी स्ट्रक्चर रोक रही है, उनको कॉमनली अपन बोलते हैं प्लासेंटल बैरियर। उनको कॉमनली क्या बोलते हैं? प्लासेंटल बैरियर। देखो लेकुना, लेकुने बना, लेकुने किससे बना? सिंचियोट्रोफोब्लास्ट में बना, जहां पर मेटरनल ब्लड स्पाइरल आर्टरी से आएगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, इधर ब्लड वेसल्स बनी कहां पर? विलस के अंदर। कहां पर बनी? विलस के अंदर, जहां पर फीटल ब्लड आएगा। तो फीटल ब्लड को और मेटरनल ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकने के लिए उनके बीच में जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, उन सबको मिलाकर के अपन क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटल बैरियर। क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटल बैरियर। समझ में आया क्या? देखो, अगर ये वाली स्ट्रक्चर मैं ऐसे कवर कर दूं, इसको इसको क्या कवर कर दूं कि मान लो ये लेकुना है, ये पूरे को अपन ने क्या बता दिया कि एक लेकुने है। ठीक है, अब इस लेकुने के अंदर क्या है? मैटरनल ब्लड। ये क्या भरा है यहाँ पर? मैटरनल ब्लड। क्या भरा है? मैटरनल ब्लड। अब मैटरनल ब्लड को इस फीटल ब्लड से मिक्सिंग होने के रोकने के लिए देखो कौन कौन सी लेयर बीच में आ रही है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर बीच में आ रही है, वो सभी प्लासेंटल बैरियर का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो, अगर इधर से इधर चलते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? ये है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। कौन सी है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। तो जो पहली स्ट्रक्चर है, पहली स्ट्रक्चर है वो कौन सी आ गई? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद आती है कौन सी? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये कौन सी आ गई? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये आ गई अपनी साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या था? मेसोडर्म। क्या था? मेसोडर्म। तो ये क्या आ गई? मेसोडर्म। थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी आ गई? मेसोडर्म। उसके बाद ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती है? एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड वेसल जो होती है ना, उसकी लेयर होती है, जिसको अपन एंडोथेलियम बोलते हैं। ब्लड वेसल्स की दीवार जो होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसकी कौन सी होती है? अंदर की बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या आ गया कि ब्लड वेसल जो है, इसकी दो लेयर, पहली कौन सी आ गई अपनी? एंडोथेलियम। कौन सी आ गई? एंडोथेलियम और ब्लड वेसल्स। और तीस और दूसरी कौन सी आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो कौन कौन हो गया? ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। कौन सी? सिंसियो। ये हो गई साइटो। ठीक है, तो ये पहली, ये दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी, और ये हो गई पांचवी। ये पांच स्ट्रक्चर मिलकर के फीटल ब्लड को मैटरनल ब्लड से मिक्स होने से रोकती हैं, जिसको अपन कॉमनली नाम देते हैं प्लासेंटल बैरियर। ठीक है, देख लो, मेसोडर्म, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और कौन हो गया? एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरीज। कौन कौन हो गया? एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरीज। देखो, फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड विल नेवर मिक्स्ड, कभी भी मिक्सअप नहीं होता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? बहुत सारी लेयर्स होती है जो प्लासेंटल बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? प्लासेंटल बैरियर का। पता चल गया कौन कौन सी? सिंसियो, साइटो, मेसोडर्म, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। ये पांच होती है जो किसके अंदर? प्लेसेंटल बैरियर के अंदर। ये पांच के पांच कंपोनेंट होते हैं। बहुत इजी वे के अंदर कंसेप्चुअल डायग्रामेटिक तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। बेटा जी भूलना नहीं, दिमाग में डायग्राम छप जाना चाहिए कि सर ने कैसे लेखने बनाया था, उसमें मदर का ब्लड फिल करा था, उसके बाद सिंसियोट्रोफोब्लास्ट आई थी, उसके बाद साइटो आया था, साइटो के अंदर मीजो घुस गया था, मीजो में ब्लड वेसल्स बन गई थी, तो ब्लड वेसल्स के अंदर फीटल ब्लड था, लेक्यूने के अंदर मदर ब्लड था। इनको रोकने के लिए कौन कौन सी लेयर होगी? सिंसियो तो है ही, साइटो भी है, मीजो भी है, ब्लड वेसल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम। ये पांच मिलकर के क्या करती है अपनी? ये प्लेसेंटल बैरियर, जो कि मदर को और फीटल के ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे। अब अपन बात करते हैं किसकी? प्लासेंटल सर्कुलेशन की। कि ये तो अपन ने बात कर ली कि प्लासेंटा डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद अब जो ब्लड जाना है वो कैसे जाएगा, कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, और वो ब्लड जो होगा वो कैसे वहां पर एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर देखो दो इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन चलते रहते हैं इसके अंदर, प्लासेंटा के अंदर। कौन सा? देखो, प्लासेंटा तो कॉमन है। एक सर्कुलेशन जो मदर से प्लासेंटा की तरफ आएगा, एक सर्कुलेशन जो फीटस से प्लासेंटा की तरफ आएगा। प्लासेंटा दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो गया। तो एक आएगा मदर से प्लासेंटा की तरफ, दूसरा आएगा प्लासेंटा फीटस से प्लासेंटा की तरफ। अब वो आएगा वो जाएगा, मतलब मदर से प्लासेंटा, प्लासेंटा से मदर, प्लासेंटा से फीटस, फीटस से प्लासेंटा। ये दो कॉमन इंडिविजुअल, दो इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन हो गए कि एक हो गया मदर से प्लासेंटा, दूसरा हो गया फीटस से प्लासेंटा। एक तो हो गया फीटो प्लासेंटल, एक हो गया प्लासेंटो मैटरनल।
ठीक है। तो प्लासेंटो मैटरनल, मैटरनल का यहाँ पर कौन सा ऑर्गन है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सर्कुलेशन में? यूटरस। कौन करता है? यूटरस, क्योंकि यूटरस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है प्लासेंटा से, तो जो प्लासेंटा का सर्कुलेशन वहां से जाएगा वो यूटरस में जाएगा। तो मतलब यूटरस को आने वाला ब्लड जो होगा कंप्लीटली कहाँ पर जाएगा बेटा जी? प्लासेंटल सर्कुलेशन में, क्योंकि 80% मान के चलते हैं, कंप्लीट तो नहीं लेकिन 80% जो यूटरस को ब्लड फ्लो आता है वो प्लासेंटल सर्कुलेशन में जाता है। जैसे 750 ml पर मिनट आता है, तो लगभग 500 से 750 के बीच की रेंज का प्लासेंटा को जाता है। क्लियर बात मान के चलो। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट टाइप के सर्कुलेशन, पहला हो गया यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये डे 15 ही एस्टेब्लिश हो जाता है। और फीटो प्लेसेंटल, तो देखो यहाँ पर दोनों कॉमन है प्लासेंटल, एक यूट्रस से प्लासेंटा की तरफ, दूसरा प्लासेंटा से फीटस की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया अपना प्लासेंटा और ये हो गया अपना यूटरस। ये क्या हो गया? यूट्रस। और ये हो गया अपना फीटस। ठीक है, तो एक इधर जाएगा और इधर से इधर, एक इधर जाएगा और इधर से इधर, ये हो गया यूट्रो प्लेसेंटल। और ये हो गया कौन सा? फीटो प्लेसेंटल। ये दो टाइप के क्या हो गए यहाँ पर? सर्कुलेशन। ये हो जाता है डे 15 और ये कब एस्टेब्लिश होता है? डे 17। अगर 15 ऑप्शन में नहीं आए तो अपना डे 12, और अगर ये नहीं आए तो कब करना? अपना डे 21। कौन सा? डे 21। एग्जैक्ट डे 15, डे 17 अगर नहीं ऑप्शन में तो डे 12 और डे 21। ठीक है, तो प्लासेंटा से फीटस में जाएगा प्योर ब्लड, वहां से वापस आएगा इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो प्लासेंटा जो होगा वो सर्कुलेशन के थ्रू वापस यूट्रस के पास भेज देगा। तो ये दो इंडिपेंडेंट सर्कुलेशंस होते हैं जो फीटस को ब्लड देते हैं, फीटस से ब्लड लाते हैं। तो कौन सा? यूट्रोप्लेसेंटल, फीटोप्लेसेंटल। यूट्रोप्लेसेंटल डे 15 एस्टेब्लिश हो जाता है, फीटोप्लेसेंटल जो होता है वो डे 17 एस्टेब्लिश हो जाता है। कब हो जाता है? डे 17 एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर है? दो टाइप की सर्कुलेशन। अब चलिए आगे। अब यहाँ पर आपको कुछ वन लाइनर याद रखने हैं कि यूट्रस में कितना ब्लड आता है पर मिनट, प्लासेंटा में कितना जाता है, फीटस के पास कितना ब्लड होता है टर्म पे। ये सारी चीजें एक एक लाइन के फॉर्म में पूछा गया है, पूछा जाता है और भविष्य में भी वन लाइन पूछा जाएगा। चलिए, सबसे पहले यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म। यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म, टर्म पे यूट्रस पे कितना ब्लड फ्लो होता है यूटेरस में? तो वो होता है 10% किसका? कार्डिक आउटपुट का। तो लगभग कितना? 750 ml। कितना? 750 ml पर मिनट जो होता है वो टर्म पे, जब कंप्लीट जेस्टेशन हो जाता है टर्म पे 750 ml जो होता है वो यूट्रस के पास ब्लड फ्लो आता रहता है पर मिनट। 750 ml पर मिनट जो होता है यूट्राइन ब्लड फ्लो होता है टर्म। उसके बाद यूट्रोप्लेसेंटल, वो जो यूट्रस के पास 750 ml आया वो अपने पास से प्लेसेंटा के पास कितना भेजता है? उसका लगभग 80%। एक रेंज में चलना 500 से 750 ml, 500 से 750 ml पर मिनट कंप्लीट उसके पास आता है। अरे मदर है, मदर तो त्याग करना जानती है, तो मदर का यूट्रस क्या करता है कि मेरे पास जो भी ब्लड है अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दूंगी। तो मदर के यूट्रस के पास जितना ब्लड वो सारा का सारा बच्चे के पास चला जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो 500 से 750 ml पर मिनट जो होता है वो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, टर्म पे। उसके बाद फीटो प्लेसेंटल, उसके बाद फीटो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, वो कितना होता है? वो लगभग होता है बेटा जी 400 ml। कितना होता है? 400 ml पर मिनट। फीटो प्लेसेंटल कितना होता है? 400 ml। माँ ने भेजा 500 से 750, उसमें से वो नालायक खा गया कितना? 100 से 250 ml खा गया, केवल 400 ही वापस भेजा। या फिर ऐसा मान के चलते कि मदर ने 500 ml में न्यूट्रिशन भी भेजा था, ऑक्सीजन भी भेजा था, उनमें से जो चाहे की चीज थी बच्चे ने रख ली, प्लासेंटा के थ्रू बच्चे ने रख ली, बाकी 400 ml वापस भेज दिया। तो फीटो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कितना हो गया? 400 ml पर। फीटल ब्लड वॉल्यूम एट टर्म, फीटल फीटस के पास टर्म पे कितना ब्लड होता है? तो ये होता है बेटा जी 125 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट। 1 किलो पे 125 ml होता है, तो जितने किलो का होता है उतना ब्लड टर्म पे बच्चे के पास होता है। 125 ml पर किलोग्राम टर्म पे बेबी के पास वेट होता है, बच्चे के पास होता है। वॉल्यूम ऑफ मैटरनल ब्लड इन इंटरविलस स्पेस, ये पूछा है। वॉल्यूम ऑफ मैटरनल ब्लड इन इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस मतलब
जो विलाई बने थे जिसके अंदर ब्लड वेसल थी, दूसरा विलाई, ये विलाई, इसके बीच का जो इंटरविलस स्पेस या लेक्यूने जो होता है उसके अंदर एट ए टाइम एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जो वॉल्यूम होता है मैटरनल ब्लड का वो कितना होता है बेटा जी, 150 ml। कितना होता है, 150 ml। नंबर ऑफ स्पाइरल आर्टरी ओपनिंग इनटू इंटरविलस स्पेस। अब इंटरविलस स्पेस जो लेक्यूने था जहां पर मैटरनल ब्लड आता है, जो 150 ml ब्लड एट ए टाइम प्रेजेंट रहता है, इसमें कितनी स्पाइरल आर्टरीज की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी, 120। कितने होनी चाहिए, 120। तो ये 6 छोटे छोटे पॉइंट, 700 750 ml यूट्रस में ब्लड फ्लो एटम, यूट्रोप्लेसेंटल लगभग 80% दे देता है, 500 से 750 ml। फीटोप्लेसेंटल 400 ml होता है। टर्म पे फीटस के पास कितना ब्लड होता है, 120 ml पर किलोग्राम के हिसाब से होता है। वॉल्यूम ऑफ मैटरनल ब्लड इन इंटरविलस स्पेस 150 ml होता है। और कितनी स्पाइरल आर्टरी उसके अंदर ओपन होती है, 120। एक बीच के अंदर छूट गया कि प्लासेंटा टर्म पर कितना होता है, तो याद रखना 500 ml। कितना होता है, 500 ml। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लासेंटा, कि जब टर्म हो जाती है तब प्लासेंटा में कितना ब्लड रहता है, 500 ml। वेट भी 500 ग्राम, वजन भी 500 ml। क्लियर है। तो ये अपन की बात हो गई वन लाइनर किसके बारे में, प्लासेंटा के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे अपन चलते हैं कि ये होगी अपनी अम्बिलिकल आर्टरी, की जो लेकर आती है, जो लेकर जाती है, उसके बारे में तो पढ़े। ये अम्बिलिकल आर्टरी होगी और ये क्या हो गया, अम्बिलिकल वेन। तो देखो आर्टरी और वेन के अंदर मेजर डिफरेंस जो होता है ना, कि अपन आज तक पढ़ते हैं कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि आर्टरी जो होती है वो क्या लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन जो होती है क्या लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। इसका जो प्रेशर होता है 60 mmHg होता है, इसका होता है 10 mmHg। ठीक है। इसके बाद ये इसका रिमेनेंट, इसका जो रिमेनेंट है वो रिमेनेंट्स आगे जाकर क्या बनाता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। मतलब अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है उसका रिमेनेंट आगे जाकर के क्या बनाता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। और जो अम्बिलिकल वेन होती है, जो अम्बिलिकल वेन होती है इसका बनता है क्या, लिगामेंटम टेरिस। क्या बनता है, लिगामेंटम टेरिस। अम्बिलिकल आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अम्बिलिकल वेन का 10 mmHg, अम्बिलिकल आर्टरी का 60 mmHg प्रेशर होता है। अम्बिलिकल आर्टरी आगे जाकर के मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाती है। और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो लिगामेंटम टेरिस बनाती है। इसका रिमेनेंट जो होता है, बचा खुचा जो पोर्शन होता है वो लिगामेंटम टेरिस, इसका बचा खुचा पोर्शन जो होता है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। क्लियर है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि प्लासेंटा सेपरेट जब होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो किस टाइप से सेपरेट हो रहा है, वो बीच से सेपरेट हो रहा है कि वो पेरीफेरी से सेपरेट हो रहा है। अगर वो बीच से सेपरेट हो रहा है तो उसको अलग नाम देंगे, अगर वो पेरीफेरी से सेपरेट हो रहा है उसको अपन अलग नाम देंगे। अगर वो बीच से सेपरेट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सुल्ज मेथड। कौन सा मेथड है, सुल्ज मेथड। और अगर पेरीफेरी से जा रहा है तो उसको बोलेंगे डंकन्स मेथड। कौन सा, डंकन्स मेथड। तो देखो इंपॉर्टेंट जो है वो सुल्ज मेथड है, मोस्ट कॉमन भी सुल्ज मेथड से प्लासेंटा सेपरेट होते हैं। जो लीस्ट कॉमन है या जो कम तरीके से प्लासेंटा सेपरेट होते हैं वो डंकन से होता है। ठीक है। अब सुल्ज और डंकन में क्या डिफरेंस है, देखो सुल्ज वाला जो होता है ना वो सेंटर से होता है। वो कहाँ से होता है, सेंटर से। ये देखो ये अपनी मैटरनल साइड है, यहाँ पर मान लो ये प्लासेंटा सेपरेट, ये प्लासेंटा अटैच है। अब अगर अपन सुल्ज की बात करें, सुल्ज की बात करें तो देखो यहाँ पर ये अटैच है। अगर सुल्ज की बात करें, मान लो ये प्लासेंटा है, ये एंडोमेट्रियम में इससे चिपका हुआ है। अब प्लासेंटा सेपरेशन की बात करें, सुल्ज मेथड से होता है तो ये सेंटर में सबसे पहले अलग होगा। सेंटर में मतलब पेरीफेरी से देखो जुड़ा है और सेंटर से क्या हो गया, अलग हो गया। अगर सेंटर से अलग हो गया, पेरीफेरी से अभी भी जुड़ा है, तो ब्लड बाहर आएगा क्या, ब्लड बाहर आएगा क्या, नहीं। तो ब्लीडिंग यहाँ पर दिखती नहीं है शुरुआत। क्यों, क्योंकि वो बीच से सेपरेट हुआ है, साइड साइड से अभी भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ब्लीडिंग बाहर। अगर ब्लड वहां पर इकट्ठा होता गया तो वहां पर क्लोट बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर रिट्रोप्लेसेंटल मतलब प्लासेंटा के पीछे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड बाहर आ नहीं पाता, इसलिए वहां पर रिट्रोप्लेसेंटल क्लोट बनता है, मोस्ट कॉमन होता है। और ये जो है वो फीटल साइनिसाइड आपको नहीं दिखती है, इसके अंदर फीटल साइनिसाइड आपको नहीं दिखती है। क्लियर है। इसका उल्टा, अगर डंकन मेथड से सेपरेट होता है तो पेरीफेरी से निकलेगा, पेरीफेरी से निकलेगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पर ब्लड इकट्ठा ही नहीं तो क्लोट काहे का बनेगा। तो रिट्रोप्लासेंटल क्लोट भी यहाँ पर नहीं दिखता है। और डार्क जो होता है, डार्क जो होता है वो साइड आपको दिखती है यहाँ पर। और ये लिस्ट को, तो दोनों हो गए सुल्ज और डंकन। देखो यहाँ पर ये सेपरेट हो रहा है कहाँ से, बीच से, बीच से सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लड इकट्ठा हो गया, ब्लड इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेपरेशन बिगिन फ्रॉम सुल्ज मेथड, मोस्ट कॉमन 80%, मोस्ट कॉमन
सेपरेशन बीच से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है। ब्लीडिंग सीन ओनली आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन। अरे ब्लीडिंग कब दिखेगी? जब कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा तभी तो ब्लीडिंग को बाहर आने देगा वो। ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन दिखती नहीं है क्योंकि बीच में वो इकट्ठी होती रहती है। तो ब्लीडिंग कब दिखेगी? जब कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा प्लासेंटा का तभी, क्योंकि सेंट्रली ये सेपरेट हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट, बीच से बना, ब्लड इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया तो ब्लड का क्लॉट होना जाहिर सी बात है। तो रेट्रो मतलब पीछे, प्लासेंटा मतलब प्लासेंटा के, तो जहां से प्लासेंटा सेपरेट हुआ सेंटर से, उसके प्लासेंटा के पीछे वहां पर क्या बन जाएगा? क्लॉट बन जाएगा। साइनी फीटल साइड प्रेजेंट फर्स्ट। अब साइनी फीटल साइड कि इसके अंदर अगर सेंट्रली वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो सबसे पहले अपन को दिखेगी, वो क्या दिखेगी? फिटस की साइनी साइड अपन को दिखेगी। और यहाँ पर क्या दिखेगी अपन को? रेडिस मैटरनल साइड प्रेजेंट फर्स्ट, क्योंकि ये सेपरेट यहाँ से होगा तो इधर मैटरनल साइड वाली रेडिस साइड अपन को पहले दिखेगी। अब यहाँ पर देखो, सेपरेशन बिगिन फ्रॉम पेरीफेरी, डंकन के अंदर। ब्लीडिंग सीन व्हेन सेपरेशन स्टार्ट, जैसे ही ये साइड से स्टार्ट हो गया तो ब्लीडिंग तो अपन को दिख गई क्योंकि साइड से है, वहां पर इकट्ठा थोड़ी होगा। इकट्ठा नहीं होगा तो प्लेसेंटल क्लोट जो होगा, रेट्रो प्लेसेंटल क्लोट, वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? जैसे ही ये हटेगा, हटेगा तो अपन प्लासेंटा साइड तो दिखेगी नहीं, सबसे पहले हटते ही क्या देखा अपन को? रेडिस मैटरनल। ठीक है, ये किसके अंदर दिखेगी अपन को? डंकन मेथड के अंदर। तो शुल्ज मेथड, सेंट्रली ब्लीडिंग कंप्लीट सेपरेट होने के बाद दिखती है, रेट्रोप्लेसेंटल क्लोट बनता है, फिटल साइनली साइड पहले दिखती है। मोस्ट कॉमन 80% के अंदर इसी तरीके से प्लेसेंटा सेपरेट होता है। डंकन के अंदर पेरीफेरी से पहले सेपरेट होता है, ब्लीडिंग स्टार्टिंग से ही दिखने लगती है। इकट्ठा नहीं होगा तो रेट्रोप्लेसेंटल क्लोट नहीं दिखता है। और जो रेडिश कलर की मेटरनल साइड होगी वो पहले दिखेगा। और ये क्या होता है? लिस्ट कॉमन होता है, मतलब लगभग 20% केसेस के अंदर इस तरीके से वो क्या होता है? प्लासेंटा सेपरेट होता है। प्लासेंटा क्या होता है? सेपरेट होता है। अरे भेजे में गया क्या? भेजे में गया क्या? तो बेटा ये था अपना पूरा प्लासेंटा का महाभारत। अब अपन बात करते हैं इसकी फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? फंक्शन की। तो देखो फंक्शन क्या होता है प्लासेंटा का, आपको सबको पता है कि बेबी को जितनी भी जरूरत होती है वो सारी जरूरतें पूरी कौन करता है? प्लासेंटा। तो चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो न्यूट्रिशन वाली हो, चाहे एक्सक्रीटरी वाली हो, चाहे उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाली हो, चाहे उसके पूरे हॉर्मोन्स वाली हो, चाहे एंजाइम वाली हो, चाहे बैरियर वाली हो, सारे के सारे काम कौन करता है? प्लासेंटा करता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बेबी का काम वो ना करता हो, सांस लेने में, उसको एंजाइम देने में, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, उसका सीक्रेशन एक्सक्रीट करने में। ठीक है, सब के सब काम कौन करता है? अपना प्लासेंटा करता है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने पीछे बताया था कि हार्मोन सिंथेसिस की जो मेन साइट होती है वो कौन सी होती है? सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि प्लासेंटा का कौन सा पार्ट जो है वो हार्मोनल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, या मेन कंपोनेंट होता है हार्मोन सिंथेसिस का। तो आपको याद रखना है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। उम्मीद है क्लास इफेक्टिव रही होगी। बहुत अच्छे से मैंने लॉजिकली समझाया है हर एक चीज को। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है कोई सा टॉपिक, कोई सी लाइन, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फिर से वो लाइन आपको दोहरा दी जाएगी, क्योंकि आपके लिए हम हैं, आपके लिए हम हैं, हमारे लिए आप नहीं हो, आपके लिए हम हैं। आपके अगर कोई भी डाउट होगा उसको सोल्व करने के लिए हम हैं। बेटा जी प्रैक्टिस करते रहना। हमारी आरएनयू एजुकेशन की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज मिल रही है। बिना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए इस कंपटीशन वाले जमाने में अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं निकल पाओगे। वो बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएगा वो अपने आप को सिलेक्शन के उतने ही नजदीक लेकर के जाएगा। ये शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। प्रैक्टिस कैन मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक मैन परफेक्ट बनाती है, सिली मिस्टेक होने से रोकता है, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी करवाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पढ़ो प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी में रिवीजन रिवीजन। एक थ्योरी पढ़ लो, रिवीजन 10 बार कर लो, और एक बार थ्योरी पढ़ करके 10 टेस्ट दे लो, बेटा रिजल्ट 10 गुना अच्छा आएगा। ये थ्योरेटिकली नहीं, ये प्रैक्टिकली भी प्रूव है कि जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो बच्चा आपसे कंपटीशन में उतना ही आगे रहेगा। हमारे आरएनयू एजुकेशन हब पे बने रहिए, बराबर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है, लेटेस्ट वैकेंसीज की न्यूज मिलती रहती है, आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहता है, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज में इफेक्टिव मैटर आपको मिल रहा है। तो जितनी ज्यादा हो सके आप अपने आप को प्रैक्टिस में उलझाए रखें, अपने आप को आप अपने आप को आंकते रहें, टेस्ट देते रहें। हमारी ऐप पे जाइए, लिस्ट प्राइस में आपको इफेक्टिव कंटेंट मिलेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी जोश और होश के साथ बने रहिए आरएनयू एजुकेशन के साथ। हम आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।